अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बेटा, आपका जो 2025 का पेपर है उसकी तैयारी के हवाले से हम कुछ पास पेपर की डिस्कशन कर रहे हैं। और पास पेपर की डिस्कशन मैंने जैसा कि बताया भी हुआ है कि हम पास पेपर 2023 और 2024 के डिस्कस करेंगे, क्योंकि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट में उन्होंने यही मेंशन किए हैं। बाकी हमें पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, उसका मैं आपको तरीक़ाकार बताऊँगा। दूसरा बेटा, आपके पास इसके बाद जो है ना वो मॉडल पेपर की आपकी कंप्लीट वीडियो आनी है। मॉडल पेपर का आपका जो है ना वो कंप्लीट सोल्यूशन आ जाना है, और सोल्यूशन है उसकी हमने डिस्कशन करनी है। फिर बेटा आपके पास एक जो है ना वो सबसे सरप्राइज़ चीज़ है, वो ये है कि वो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि फेडरल बोर्ड कभी भी नहीं छोड़ता। हर दफ़ा उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, हर दफ़ा उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो उम्मीद हार चुके हैं, वो कहते हैं कि सर 24 घंटे का कोर्स कौन देखे। देखो ना, मैंने क्रैश कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया है 24 आवर्स का। तो 24 घंटे सुकून से, मतलब रोज़ाना 3-3 घंटे भी बैठ बैठ के देखो ना, 6 दिन में ख़त्म हो जाता था वो। लेकिन नहीं देखा बच्चों ने, तो उसका फिर ये है कि अभी भी अगर कोई देख ले तो उसके पास टाइम है, अभी देख ले उसके पास अच्छा खासा हो जाएगा। वो ऐसे बच्चों के लिए जिन बच्चों ने ना 85 में से 85 नंबर लेने हैं या मैक्सिमम नंबर लेने हैं। क्योंकि इसके अलावा बेटा मैंने MCQs की भी आपकी पूरी वीडियो जो है ना वो एक आई गेस ढाई घंटे की जो है ना वो आपके पास वीडियो थी पूरी। उसमें 1-2 MCQs का जो है ना वो मुझसे थोड़ा बहुत मिस हैंडल हो गया, वो मैंने नीचे कमेंट्स किए हुए, वो इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। बाकी ऑलमोस्ट सारे MCQs के अंदर ठीक हैं। तो अब हम बात करते हैं जी 2023। पहले आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, सर वाई सेकंड ईयर की टेक्स्ट बुक आपने क्यों रखी है बेटा। तो सेकंड ईयर की जो टेक्स्ट बुक इसलिए रखी है बेटा क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है ना वो पहले आपकी फर्स्ट ईयर में शामिल नहीं था। अब वो पहले शामिल नहीं था, इसका मतलब उसके पास पेपर भी हमारे पास नहीं होंगे। तो इसलिए हमने सेकंड ईयर के जो पास पेपर्स हैं जिसमें ऑर्गेनिक का पोर्शन है वो हमने कंसिडर किया। और 11th के तो आपके जो सिलेबस में शामिल है वो ये याद रखिएगा। एक्स्ट्रा चीज़ में यहाँ पे आपको मैक्सिमम मेरी कोशिश है कि ना पढ़ाऊँ। अगर 1-2 आपको कुछ को क्वेश्चन पढ़ा भी दूँ तो उसका जस्ट ये मतलब है कि आपके नॉलेज के लिए वो चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको वही पढ़ाऊँगा जो आपके पेपर के रेलेवेंट हैं। 2023 में ना देख थोड़ा सा डिफरेंस है कि कुछ इसके जो मतलब बेसिकली फेडरल बोर्ड 2 तरह का एग्ज़ाम बनाता है, एक हार्ड एरियाज़ के लिए और एक नॉर्मल पेपर बनता है। तो इस तरह 2 पेपर जो ना वो आपको मिल रहे होंगे 23 के। एक में ये MCQs हैं बेटे और एक में ये वाले MCQs है। तो हम दोनों MCQs डिस्कस कर लेंगे और फिर जो ना ये सेकंड ईयर के MCQs हैं, फिर हम इसकी बात करते हैं। पहले MCQs की बात कर लेते हैं तो फिर सारी चीज़ें जो है ना आपको समझ आ जाएंगी। ये याद रखना बच्चे, ये याद रखना कि हमेशा जो भी न्यूमेरिकल MCQs में आता है उसको सॉल्व करने का कोई आसान और शॉर्ट तरीक़ाकार होता है। इंशाल्लाह आप लोगों में से जो MD कैट और ई कैट वाले स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिन्होंने MD कैट और ई कैट देना है, उनके लिए जब तक आप ई कैट MD कैट में पहुंचेंगे तब तक मेरी वीडियो भी इंशाल्लाह चैनल पे अपलोड हो जाएंगी। तो बेटा ये याद रखिएगा कि हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन MCQs के लिए जो भी न्यूमेरिकल आता है उसकी ट्रिक होती है। आपने इसको बैठ के सॉल्व नहीं करना होता कि पूरा सॉल्व करना शुरू कर दें 5 मिनट के लिए फिर MCQs पे आए। तो पहला जो MCQs है वो उसी तरह का। जनरल रूल क्या है? रूल ये है कि जब कभी भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हों, MCQs पढ़ लेता हूँ ना, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 3.01 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 गैस एट STP। तो मतलब आपसे पूछ रहा है कि आपने निकालना है वॉल्यूम। आपको क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं बेटे। आपको पता है नंबर ऑफ, आपने वॉल्यूम तक जाना है तो आपको मोल्स के थ्रू जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो, जो मोल्स आएंगे उसको आपने क्या करना है बेटा? मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 22.414 डेसीमीटर क्यूब के साथ। तो भाई लंबी जो डिस्कशन हमने नहीं की, हमने क्या कहा कि ये चाहिए नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, इसको अगर मैं 6.02 × 10⁻23 से करूँ, आपके जहन में खुद ब खुद कैलकुलेशन चल रही होगी। अच्छा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हाफ़ आ जाएगा। अच्छा सर ने कहा था अगर हाफ़ आ जाए तो हाफ़ इसका हाफ़ हो जाएगा। मतलब हाफ़ का मतलब है हाफ़ अगर मोल्स आ गया इसका क्या हो जाएगा बेटा? हाफ़। अल्टीमेटली इसका हाफ़ क्या होता है बेटा? 112 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये चीज़ें ना आपने समझनी है।
कि बेटे क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे हमारे पास, हमने उनको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास n इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, हाफ। उस हाफ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 22.414 से। और एमडी कैट में अक्सर वो भी एमसीक्यूज आते होते हैं जिनमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज कैलकुलेटर वहाँ पे अलाउ नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट पोसेस ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री, ने थोड़ा सा जो ना मिस हैंडल किया हुआ है इसको। डज नॉट नहीं होता बेटा, क्यों डज नॉट नहीं है, क्योंकि ट्राइगोनल प्लानर सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन की ज्योमेट्री है, बाकी इसकी क्या है बेटा, इसकी ट्राइंगुलर पैरामीटर है, इसकी भी ट्रायंगुलर पैरामीटर, इसकी भी ट्रायंगुलर पैरामीटर। तो इन्होंने थोड़ा सा मिथा हैंडल किया था। इस तरह के एमसीक्यूज में क्या होता है कि फेडरल बोर्ड जो ना वो सबको +1 मार्क्स देता होता है। आपके कॉलेजेस में भी ऐसा होता होगा, हमसे भी ऐसा होता रहा है, तो ये ह्यूमन एरर होती है, इसमें हो सकता है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड हैज़ जीरो डायपोल मोमेंट। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है, आपके सिलेबस में एरोमेटिक कंपाउंड का डायपोल मोमेंट उस तरह से डिस्कस नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन इसलिए दिया है कि आपको जीरो डायपोल मोमेंट वाले आपको जो कंपाउंड से उनको पता होना चाहिए। तो बेंजीन जो है बेटा वो बेसिकली क्या होती है, इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। और बेंजीन की जो 1,4 पोजीशन है, 1,4 पोजीशन ऑफ बेंजीन, वो वाला भी क्या होता है, वो वाला भी क्या होते हैं बेटा, वो भी जीरो डायपोल मोड होते हैं। तो अब यहाँ पे जो ना क्यों लिखा है, मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता होना चाहिए किन की डायपोल मोड जीरो होती है। उनकी डायपोल मोड जीरो होती है बेटा जिनकी ज्योमेट्री परफेक्ट होती है, परफेक्ट लीनियर, परफेक्ट ट्रायंगुलर प्लानर, परफेक्ट। अब फॉर एग्जांपल AlF3 की जहाँ यहाँ बॉन्ड एंगल क्या होगा बेटा, मतलब बॉन्ड एंगल को 120 होता है, इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा बेटा, जीरो होगा। अब परफेक्ट ज्योमेट्री होती किसकी है, ऐसे कंपाउंड जिनमें सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर ना हो और उनके साथ जुड़े हुए जो एटम्स हैं वो सेम हो, एटम या ग्रुप्स बेटा क्या हों उसके अंदर सेम नेचर के हों, उनको हम क्या कहते हैं, उनकी ज्योमेट्री होती है परफेक्ट और उनका डायपोल मोमेंट होता है जीरो। सर PCl3 का हो सकता है, नहीं, क्योंकि इसके पास क्या है, फास्फोरस के पास लोन पेयर है। NFC का डायपोल मोमेंट जीरो हो सकता है, नहीं, इसके पास लोन पेयर है, इसका भी नहीं, इसके पास लोन पेयर है। तो फिर किसका हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, परफेक्ट लीनियर ज्योमेट्री को, इसके पास कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, दोनों एटम जो ना ऑक्सीजन अटैच हैं, ये हो सकते हैं। सर फिर तो CH4 भी हो जाएगा, वेरी गुड, CH4 हो सकता है। फिर CCl4, ये तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो गैस ये वो भी होगा, यस, इसका भी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा सर क्या फिर CHCl3 का हो सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि कार्बन के इर्द गिर्द क्या है बेटे, 3 क्लोरीन लगे हुए हैं बट 1 हाइड्रोजन है, इसका डायपोल मोमेंट क्या है बेटा, इसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है, इसका डायपोल मोमेंट क्या है, नॉन जीरो है। बाकी इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो। तो बेंजीन की हमने बात कर ली, 1,4 पोजीशन का जीरो होता है। तो ये डायपोल मोमेंट जीरो कब होता है, जब हमने देख लिया है, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाना था ताकि आपको पता लगे। बट टॉप टू बॉटम जो है ना वो आपके पास CH4 से जब हम आए SN की तरफ, तो हमने पढ़ा था कि आपके पास क्या था, SI सस्सी गई सिंध और पंजाब, बेचारी सस्सी हमारे केमिस्ट्री के चक्कर में कहाँ कहाँ घूम रही है। तो इसमें क्या है कि टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है बेटा, साइज बढ़ रहा है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चक्कर तो है नहीं ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किससे होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ फ़ोन से होती है। जिस तरह आज मेरे समेत सारे बच्चों की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हुई है अपने मोबाइल फ़ोन के साथ, तो आपने फ़ोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है, और ये किसके साथ होगी, उस हाइड्रोजन के साथ होगी जिसके पास फ़ोन होगा। फ़ोन बेटा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये सिंपल है। अब इसमें तो कोई फ़ोन तो है नहीं, कार्बन है, सिलिकॉन है, कोई F और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती भाई। डाइपोल फोर्स, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन का और इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो इतना ख़ास नहीं है, वो भी नहीं हो सकता। आयनिक फोर्स भी नहीं हो सकती, तो फिर बेटा क्या होगी, लंडन रिपल्शन फोर्स। तो इसको जो मैंने मेथड अभी अपनाया है उसको हम कहते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन, कि आंसर 3 आंसर्स को क्या करो, एलिमिनेट करो, बाकी आपके पास करेक्ट आंसर ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो फिर जो चौथा होगा चलो यही कर लेते हैं। फिर यही नहीं कहना कि वो कोई एक बच्चे ने कहा था कि सर अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता हो तो चुप करके C ऑप्शन लगाएं, तो ऐसे नहीं करना। देयर इज़ अ मेथड ऑफ एलिमिनेशन। आप सोचो
कि अगर आप 2 MCQs के ऑप्शन को निकाल सको कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो वो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हमने देखी नहीं है, तो वो तो पहले एलिमिनेट हो गया। फिर लंडन स्पिन फोर्स, डायपोल डायपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फ़ोन का चक्कर होता है, तो वो भी नहीं हुई, पीछे 2 आपके पास रहेगी। फिर आपको कंसिडर करना है कि आया ये डायपोल हैं या नहीं है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको ना। अच्छा, यहाँ मैं एक बात बताऊँ, जब आपका नॉलेज बिखरा हुआ है ना, तब आपको बहुत बड़ा मसला होता है। जब आपका नॉलेज कंडेंस है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में ना मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन भी करता होता हूँ। तो कंडेंसेशन ऑफ नॉलेज का मतलब है कि आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली ना आपने, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आसान से आसान वे में अपने पास जहन में बिठा लें। जिस तरह मैंने फ़ोन की बात की, अब ये जनरल रूल है, आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह कंडेंसेशन ऑफ नॉलेज जो है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है। चलते हैं आगे। मैडम MCQ नंबर 11 जो है ना वो SLO में आपके नहीं है, बट इसकी एक चीज़ याद रख लें कि KP, KX, KN और KC ये तब इक्वल होते हैं जब डेल्टा N क्या हो बेटा, 0 के इक्वल हो। याद रख लें। सच आपको पेपर में तो उस तरह से अगर नहीं भी आया तो अच्छी बात है, अगर आ गया तो फिर भी तसल्ली के लिए। बेटा इस तरह का शॉर्ट न्यूमेरिकल आपका आता होता है अक्सर। ठीक है, PH का आ जाता है और PAOH का आ जाता है। ठीक है, तो जो आपका सरप्राइज़ है उसमें ये टॉपिक भी शामिल है, PH POH का। सर अब सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या है बेटा, POH प्लस POH ऑफ 10⁻⁻² मोल्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस। अब बच्चे यहाँ परेशान होता है कि सर ये क्या है, एसिड, तो ये किसकी होती है, बेस की होती है, ये क्या चक्कर है। तो बेटा आपके पास एक फार्मूला है, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 जी है। तो चुप करके PH निकालो और वो अब निकल आएगा। वेरी गुड। तो आपने क्या किया बेटा, आपने किया कि आपने कहा जी कि सर H2SO4 जो होता है वो तो 2 H पॉजिटिव आयन बनाता है और एक सल्फेट आयन बनाता है। ठीक है, तो अगर वो 2 बनाएगा तो फिर क्या क्या मसला है, फिर ये मसला है कि इसकी जो 10⁻⁻² है वो क्या हो जाएगी, इसकी 2 × 10⁻⁻² हो जाएगी। ओहो, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। मैं पहले इसको रिड्रेस कर दूं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे सॉल्व करना है इस वैल्यू के अगेंस्ट। तो हमें क्या पता है, हमें तो एक ही चीज़ पता है कि भाई लॉग ऑफ, नेगेटिव लॉग ऑफ, हमें क्या पता है जी, PH क्या होती है, PH होती है नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। हमारे पास जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, डबल है। तो यहाँ नेगेटिव लॉग ऑफ 2 × 10⁻²। सर ये हमने ना एक कंसंट्रेशन के ऊपर यूं करके यूं क्यों नहीं किया, भाई वो हम KC में करते होते हैं, कंसेप्ट मिक्स ना करो। तो अच्छा बेटा, लॉग का सबसे बड़ा मसला है कि लॉग के कुछ रूल्स हैं। लॉग का एक रूल है कि लॉग ऑफ A जब मल्टीप्लाई हो रहा हो लॉग ऑफ B से, हम इनको क्या कर देते हैं बेटा, इनको हम ऐड करके अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये माइनस हम कर लेते हैं बाहर, क्योंकि ये माइनस हमें बहुत तंग करेगा। तो लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 10⁻²। बेटा इसको करें सॉल्व। तो इसको जैसे आपने सॉल्व किया तो log ऑफ 2 आपको कैलकुलेटर से निकाल लेना है, 0.3 आता है। ये अगेन log का एक रूल है कि कोई भी चीज़ 10⁻⁻ पावर में हो तो वो log से पहले आ सकती है। तो ये हो जाएगा -2, क्योंकि -2 प्लस log ऑफ 10 होता है 1, तो माइनस इंटू 0.3 माइनस 2 × 1, तो आपके पास क्या हो जाएगा, log ऑफ 10 1 होता है, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू 2 में से 0.3 निकालो तो -1.7, तो अल्टीमेटली +1.7 क्या आ जाएगी बेटा। हाँ, अब देखो आपको उन्होंने क्या कहा, आपको ट्रिक की है उसने। ट्रिक क्या क्या की है, यहाँ 1.7 दिया हुआ है, लेकिन बेटा 1.7 क्या है, PH है। इधर क्या पूछा हुआ है, POH है। तो इसलिए आपने इसको पुट करना है PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, और यहाँ पे PH कितनी है बेटा, 1.7 प्लस POH इज इक्वल टू 14, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, POH इज इक्वल टू 14 माइनस
1.7 1 गया तो 13 बन गया, 0.7 गया तो 12.3। तो ऑप्शन क्या बना बेटा? समझ गए? अब आपको क्या हो गया? अब आपको न्यूमेरिकल आ गया। अब बेटा वो आपसे पीएच पूछे, एनओएच की कुछ भी पूछे, में कोई गर्ज नहीं, हमें मेथड समझ आ गया तो बस आपने इसको अप्लाई करना है। बच्चे मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, अगेन बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री को आप सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट ना करें, आप इसको गेम के तौर पे ट्रीट करें। आप इसको क्या ट्रीट करें? गेम के तौर पे। इसके ना मेरी अपनी रियल लाइफ एग्जांपल है। मैं जब यहाँ मलेशिया आने वाला था तो मुझे ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम था आइल्ट्स की रीडिंग का, क्योंकि आइल्ट्स की रीडिंग ना थोड़ी ट्रिकी होती है। तो अब मुझे प्रॉब्लम आती, बाकी सारे मॉड्यूल मेरे बहुत अच्छे गए लेकिन जो ना रीडिंग ना अच्छी हो। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अरसलान तुम गेम खेलते हो, फॉर एग्जांपल चेस खेलते हो। मैं कहा जी, और उस गेम में तो मैं कुछ रूल्स सीखे थे पहले, मैं कहा सीखे थे, मुश्किल थे, मैं कहा लिटिल बिट, क्योंकि उसमें आपको टैक्टिक्स सारा कुछ सीखना पड़ता है। तो सीखने के बाद फिर तो मैं इसे अप्लाई किया था। क्या तुम पहले दिन मास्टर बन गए थे? मैं कहा नहीं, मुझे टाइम लगा उसके अंदर, हालांकि अभी भी मैं बहुत अच्छा प्लेयर नहीं हूँ लेकिन टाइम लगा। तो वो जो टाइम लगा ना मुझे, उस टाइम मैंने एक चीज़ नोट की कि मैंने गेम को गेम समझा। तो मैं रात भर उसको खेलता रहा, कभी 2 बजे, कभी एक बजे तक। इतना तंग आ गया कई दफ़ा मुझे काम करने के लिए डिलीट भी करना पड़ती थी, क्योंकि ऑब्वियसली आई वांट टू वर्क। तो जब आप गेम की तरह केमिस्ट्री को ट्रीट करोगे ना बेटा, यू लर्न द रूल, आपने रूल सीख लिए, आप रूल अप्लाई करो, इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा। किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ो कि ट्रीट द सब्जेक्ट लाइक अ गेम, कि गेम है, इसमें ये 12 रूल्स हैं, इन 12 रूल्स को अप्लाई करना है। आप खुद से क्वेश्चन बनाई जाओ, आप खुद से हल करी जाओ। आपका मतलब आप करोगे नहीं सर मैं 10⁻³ के लिए करता हूँ, ये करती हूँ, मैं 10⁻⁴ के लिए करता हूँ, करती हूँ। तो आपको कभी भी गेम, अब एक प्लेयर है ना, उसको टेंशन होती है जब वो स्टेडियम में जाएगा, लेकिन क्या कि आप उसके लिए अपने आप को प्रैक्टिस करते हैं, तैयार करते हैं। डोंट वरी, रूल सीखो, अप्लाई करो। अब आपने रूल ये वाला सीख लिया कि पीओएच से पीएच कैसे निकालनी है, या पीओएच किसी भी एसिड की पीओएच कैसे निकालनी है। सिमिलरली बेटा वो आपको चेंज करके नेक्स्ट टाइम आपको पीएच NaOH की निकालना दे दे, आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं। क्यों? क्योंकि आपने रूल सीखे हुए हैं। सो हो जाता है। सो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन। वो कहता है कि भाई रेट इक्वेशन ये होती है A⁻n, यहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, सॉरी। तो ये यहाँ पे वो कहता है ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब ये ख़त्म होगा, ये ख़त्म कब होगा? जब ये 0 होगा। सिमिलरली 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और ये बेटा काफ़ी रिपीट होने वाला MCQ है, काफ़ी रिपीट होने वाला MCQ है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन टू atoms bond with each other through overlapping of their hybrid orbitals, predict which bond is formed। बच्चे ये हमेशा याद रखेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था कि आपने काउंट करना है, मतलब कि उसको हम छोड़ देते हैं फिल वक्त के लिए। आप बस ये याद रखें कि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। क्योंकि इसका चल मैं बता देता हूँ बच्चों के जहन में चीज़ें रह जाती हैं। हमने कहा था कि लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, फिर बाद में मैंने कहा था कि बच्चों को कन्फ्यूज़ बच्चे हो जाते हैं सिग्मा बॉन्ड से, इसमें मैंने इसलिए कहा था नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच, वो करके आपने इसका फार्मूला निकाला था। उसका आंसर 2 आ जाए तो sp2 होता है, 3 आ जाए तो 2 आ जाए sp होता है, 3 आ जाए sp2 होता है, 4 आ जाए तो sp3 होता है। वो एक अलग टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन की ना, मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड बनेगा। बट टाइप ऑफ बॉन्ड आपके पास होते हैं 2 जब भी हाइब्रिडाइजेशन होती है, या होता है सिग्मा या होता है पाई। हाइब्रिडाइजेशन मतलब जब भी कोवलेंट बॉन्डिंग की बात होती है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ही कोवलेंट बॉन्ड की, तो कोवलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है, या तो होगा पाई बॉन्ड या होगा सिग्मा बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो कंसेप्ट गया, आयनिक बॉन्ड का तो कंसेप्ट गया, क्योंकि जो आपके पास VBT है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और वो है कोवलेंट बॉन्ड की थ्योरी। यह याद रखेगा, VBT MOT वेस्पर सारी कोवलेंट बॉन्डिंग की हैं।
तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं कि सिग्मा बॉन्ड बन सकता है या पाई बॉन्ड बन सकता है। तो पाई बॉन्ड बनता है अनहाइब्रिड जो रह जाता है और ऑर्बिटल पी जेड वगैरह उसकी या पी वाई वगैरह उससे बनता है, और सिग्मा बॉन्ड बनता है बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल से। ऑप्शन पे क्या हो जाएगा, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। नाउ बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। हाउ मच mass ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम टू प्रोड्यूस दिस। अब इसको ना बड़ा ही, जब भी ये क्वेश्चन आता था ना तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते थे कि सर अब इसको ना कैलकुलेट करना पड़ता था। तो भाई सिंपल, पहले तो ये कि आप ये वाला रूल याद रख लें कि ये आपको जो भी वैल्यू दे, जितना भी ग्राम दे दे, एक सिंपल रूल याद रखना है, मैस ऑफ ऑक्सीजन 8/9 मैस ऑफ क्या होता है बेटा, एल्यूमिनियम होता है। बस सिंपल सर, ऐसा सिंपल तो हम ये फार्मूले याद करते रहें। चलो मैं आज आपको एक नई चीज़ बताता हूँ, वो है मैस मैस रिलेशनशिप। मैस मैस रिलेशनशिप मोल मोल से आपको बाहर निकाल देता हूँ। वैसे में ये ओल ए लेवल को पढ़ाते होते हैं। मैस मैस रिलेशनशिप क्या है बेटा, देखो एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम है, और ये क्या है, ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम का मैस होता है 27, मोलर मैस कितना है इसका 27। ऑक्सीजन 2 का कितना मोलर मैस है 32। जब ये 4 एल्यूमिनियम है यहाँ पे, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ इसको। इधर ऑक्सीजन कितने हैं 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ बेटा, 3 के साथ। तो ये आ जाएगा 96 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 108। अब ये वो मैस हैं, ये वो मैस इन ग्राम है, ये मैस मैस रिलेशनशिप यूज़ हो रहा है। ये वो मैस इन ग्राम है जो कि एक्चुअल बैलेंस केमिकल इक्वेशन में है। इसको हम क्या करेंगे बेटा, फॉर 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ये क्या बन जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 108। इसको कैंसिल करोगे तो ये क्या क्या बन जाएगा आपके पास 8/9 बन जाएगा, 8/9 बन जाएगा। तो यहाँ पे 27 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा बेटा 8/9 इंटू 27। तो यहाँ से मैंने फार्मूला निकाल लिया। 27 किसके मूल थे बेटा, एल्यूमिनियम के, और 8/9 क्या है, ये तो आपके पास इसको कैंसिल आउट करके तकरीबन आपके पास 24 आई गेस आएगा। तो ये इसका आपके पास आंसर है। अब आपने मैस मैस रिलेशनशिप समझ लिया, नहीं समझ आया सर बताएं कैसे करना है, तो वो आप मोल वाला कर सकते हो बेटा कि मैस है, मैस से फिर एल्यूमिनियम के मोल निकालो, एल्यूमिनियम के मोल से फिर आप मोल निकालो ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के मोल से फिर आप जो है ना वो ऑक्सीजन का मैस निकालो। तो वो वाला मेथड करना है कर सकते हैं, लेकिन ये वाला मेथड आसान है, इस मेथड से आप कर सकते हैं। ये मैस मैस रिलेशनशिप है, ये बेसिकली क्या कहता है, किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितने भी मोल इस्तेमाल हुए हैं उतने मोल्स को अगर उनके मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उनका मैस इन ग्राम आ जाएगा। यानी 108 जो ना 96 ग्राम के साथ क्या कर रहा है बेटा, रिएक्ट कर रहा है। अल्टीमेटली क्या बना रहा है वो 10896 के साथ रिएक्ट करके बना रहा है प्रोडक्ट। 27 के साथ किसके साथ करेगा, 24 के साथ करेगा। ठीक है, इस तरह जब चीज़ों को ना हमेशा कोशिश किया करें कि वो क्या कहते होते हैं, लफ्ज़ एक जुगाड़ ही है, लेकिन ये है कि ट्रिक जिसको हम कहते हैं, कि आपके पास ट्रिक्स हो ना अगर, तो चीज़ें आप जो ना वो बड़े अच्छे से कर लेते हैं। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह आपके पास आ जाएंगी। H2S हैज़ नेट डाइपोल मोमेंट, नेट का मतलब नॉन, मतलब उसके पास कोई ना कोई है, और BF2 के बाद क्या है बेटा 0। अब देखो पेपर पिछले वाला अलग था, ये वाला अलग है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन आया है। हाँ समझ गए हो, कितने चालाक बच्चे हो। पहले बात आप ये समझ गए हो कि मोल का जो है ना वो क्वेश्चन आता है, दूसरा आप समझ गए हो कि डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन आता है, तीसरा आप समझ गए हो कि बफर के रेलेवेंट क्वेश्चन आता है। वो चालाक हो कसम से। तो HF जो है इसका डाइपोल मोमेंट क्या है बेटा, नॉन ज़ीरो है। BF का क्या है, ज़ीरो है। क्यों भाई, क्योंकि BEF2 में इसकी ज्योमेट्री परफेक्ट है, और क्या ज्योमेट्री है बेटा, लीनियर ज्योमेट्री है। लीनियर ज्योमेट्री होने की वजह से ये क्या है, नॉन ज़ीरो है, सॉरी। तो पहले वाले में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का चक्कर नहीं,
बेरिलियम का कोई चक्कर नहीं, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का उस तरह से नहीं। अच्छा H2S लीनियर है भैया, H2S कैसे लीनियर है? अच्छा बच्चों को ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है सल्फ़र के बारे में। बड़ा सल्फ़र जब कभी भी 2 बॉन्ड बनाएगा इसके पास 2 लोन पेयर होंगे। सल्फ़र जब 4 बॉन्ड पेयर बनाएगा इसके पास 1 लोन पेयर होगा। सल्फ़र जब 3 बॉन्ड मतलब 3 डबल बॉन्ड बनाएगा उसके, या 4 बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड बनाएगा सॉरी, उसके पास कोई लोन पेयर नहीं होगा। इसके पास यहाँ पे क्या है 2 लोन पेयर हो तो लीनियर कभी नहीं हो सकती। हाँ ये वाला हो सकता है, H2S के एंगुलर है और BF2 का क्या है, BF2 का लीनियर है। इसकी वजह से डायपोल मोमेंट उसका जो है ना वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बफर सोल्यूशन रेजिस्ट चेंज इन इट्स pH अपॉन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, व्हिच आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ बफर सोल्यूशन। भाई बफर सोल्यूशन को हमने क्या कहा था कि कोई ना कोई वीक एसिड हो और उसका सॉल्ट हो स्ट्रॉन्ग के साथ, या वीक बेस हो और उसी का सॉल्ट हो किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। ये तो भाई हमारे पास सॉल्ट और वीक एसिड है, लेकिन ये तो साथ में एसिड तो नहीं है, ये वीक एसिड तो नहीं है ना, नहीं। ये जी हमारे पास वीक बेस है, वेरी गुड। ये उसका सॉल्ट है HCl के साथ, वेरी गुड। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। मिक्सचर ऑफ, ये तो हमारे पास वीक का सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, दोनों सॉल्ट नहीं हो सकते। ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट, दोनों सॉल्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी बन गया। अब एग्जामिनर करेगा क्या, अब उसे पता लगे बच्चों ने ये वाला MCQs कर लिया। अगली दफ़ा अगर वो आपके देगा ना क्वेश्चन, अगली दफ़ा वो आपको ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन की बजाय ये वाला ऑप्शन देगा। तो आपको फिर उसके मुताबिक क्या करना है, यस रूल सीखने हैं, रूल सीखने हैं, ठीक हो गया। अच्छा बेटा, द रेट इक्वेशन डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली फॉर दिस रिएक्शन, खैर मुझसे गलतियाँ होती है तो ये तो फेडरल बोर्ड है। यहाँ बेटा C है, बेसिकली कार्बन है, ये ना इस तरह का स्ट्रक्चर है। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं ना कि देखो फॉर एग्जांपल मैं 5 घंटे का लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, 24 घंटे का पढ़ा रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्ट आगे पीछे पॉसिबिलिटी है हो जाता है। सिमिलरली एक बंदा है वो पेपर बना रहा है, पूरा टाइप कर रहा है, उससे भी गलती हो सकती है। आप यू कैन कंसिडर इट एज एन ह्यूमन एरर। तो बेटा उन्होंने यहाँ पे C को के लिख दिया है, वैसे C ही है, ठीक है। इधर भी C है, ये इधर भी C है और ये इधर भी C है, ठीक है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि आप बताएं कि इसका जो रेट है वो क्या है। अब बेटा इसका क्या है जी, हिंस का ऑर्डर कौन सा है। अच्छा बेटा जिस बच्चे ने ना इसको खाली ऑर्डर को समझा हुआ ना कि यहाँ पे 1 हो तो ये फर्स्ट ऑर्डर होता है, वो तो लगा देगा फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन इशू पता है क्या है, इशू ये है कि वाई दिस इज़ नॉट टेकन, क्योंकि ये रिएक्शन भी उन्होंने गलत किया, यहाँ पे स्लो है और ये थोड़ा सा ना इसको उनको करना चाहिए था। इसमें ये वाटर एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है, वाटर एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल हुआ है, जिसकी मदद से वाटर को क्या 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 किया गया बेटा, ख़त्म किया गया। ऑल दो ये जो रेट था ना, रेट बेसिकली था ये, रेट बेसिकली ये था कि CH3 थ्राइस CBr वाटर, ये था सेकंड ऑर्डर। इसको फर्स्ट ऑर्डर बनाया गया था, जो था सेकंड बनाया गया है फर्स्ट बाय यूजिंग या लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उसको बेटा हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर। अब ये बड़ा टेक्निकल MCQs है, यहाँ से बच्चे देख के फर्स्ट लगाएंगे और खुश होंगे, सर कैसा पेपर हुआ सर, आपको पता ही नहीं है सर, नंबर पता नहीं क्यों है, मैं रीचेकिंग करवाता हूँ। तो क्यों क्या है, क्योंकि आपके पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। अच्छा बेटा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, वेरी ट्रिकी, वेरी ट्रिकी। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, आपके एक्सरसाइज का गेस क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला, बल्कि ये वाला भी आपके एक्सरसाइज का है, और इसमें ये वाला भी एक्सरसाइज का है। इसके अलावा इस तरह का एक्सरसाइज का MCQs है, इस तरह का भी एक्सरसाइज का MCQs है। एक्सरसाइज के MCQs इसलिए मैं कहता होता हूँ ना, फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है ना बेटा, उसमें एक्सरसाइज के MCQs अक्सर आते होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक का थोड़ा सा कंसेप्चुअल आ जाता होता है, इतना भी नहीं आता यार, क्या हो गया। अब एग्जामिनर हमेशा फेडरल बोर्ड का ये करता है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं उठाता। आपको एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज में दिया हुआ है CO2 C+O2
और डेल्टा एच इज इक्वल टू +394 वगैरह वगैरह। उसने क्या है जब मैं इक्वेशन को रिवर्स करें तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। लेकिन ये तो ऑप्शन है नहीं ना इधर कहीं, तो फिर आपको समझना है कि यहाँ पे आपके मोल कितने थे बेटा, 1। तो 1 मोल के लिए ये है, 2 मोल के लिए क्या होगा, डबल हो जाएगा। मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, तो ये आपके पास अल्टीमेटली ऑप्शन +78 आ जाएगा। देखो समझो कि आपके पास जो फॉर्मेशन ऑफ CO2 हुई है वो ऐसे हुई है बेटा, ऐसे हुई है ना, ये सॉलिड था वो गैस थी। इसके लिए जो रिएक्शन बना है वो है -394 किलो जूल। अब इसको कर लो रिवर्स, जब रिवर्स करोगे तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रही है, कार्बन +O2 में। तो आपके पास क्या बन गया, +394। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये इसका ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, 2 मोल दिए हुए हैं। इसलिए जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी +394 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, जो +788 हो जाएगा। सो मैंने आपको बताया था कि भाई आपको रूल सीखने हैं, तो रूल सीखा हुआ है, ये फिर आपने एहतियात करनी है। अच्छी बात है उन्होंने आपको ये नहीं दिया 394, वो ट्रिक करने के लिए ये भी दे देता होता है, जल्दबाजी नहीं करनी MCQs में। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम कंपाउंड आर गिवन। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका जितना बॉइलिंग पॉइंट लो उसका उतना वेपर प्रेशर हाई। कम किसका है भाई, इसका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, विच वन विल शो हाईएस्ट वेपर प्रेशर, तो ये आप ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास क्या है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब बेटा सेकंड ईयर के पेपर में वो पोर्शन MCQs का जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो पहले 5 MCQs थे इसके, आई गेस ना आगे भी हैं। तो बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर क्या होता है जी, आपके पास ये है बेटा, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ये बेस हाइड्रोलिसिस का मतलब यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे, ये यहाँ से ब्रेक करें तो आपके पास इसको क्या कहते हैं, इसके बेटा कहते हैं स्पोनिफिकेशन, और ये सोप फॉर्मेशन को डिटरमिन करता है। अच्छा, कीटोन का होमोलोगस सीरीज का जनरल फार्मूला क्या है बेटा, आपको जनरल फार्मूला 2 बताए गए हैं कीटोन के, 2m+1 या फिर CnH2nO। तो उसमें से जो है ना, ये सेकंड वाला जो है वो आपके पास ये वाला है, बाकी ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक कीटोन, आपको बेटा एरोमेटिक का ज़्यादातर पर बताया नहीं गया, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेटानोन का स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं, पेंटानोन का लिख सकते हैं, प्रोपानोन का लिख सकते हैं। तो बेंजोफिनोन जो है ना वो क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड हो जाएगा। इसको मेथड ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं, मैं बता चुका हूँ। बेंजोफिनोन का ये स्ट्रक्चर होता है बेटा। ठीक है, अब बल्कि यहाँ पे बेंजीन, सॉरी यहाँ पे भी क्या होती है बेटा, यहाँ पे ऐसे एसिटोफिनोन लिख दिया मैंने, यहाँ बेंजीन होती है, तो ये बेंजोफिनोन बन जाता है। तो ग्रुप नंबर 3 से लेके ये वाले ग्रुप किस ब्लॉक में, अब ये मैं क्या बताऊँ, ये तो मैट्रिक वाला बच्चा कर लेगा बेटा कि ये किस ब्लॉक से, P ब्लॉक से हाँ, ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड या वगैरह वगैरह, ये क्योंकि आपका ना प्रोडक्ट टेबल के चैप्टर में ना ऑक्साइड्स ऑफ कंपाउंड्स दिया हुआ, इसलिए मैंने आपको कहा हुआ है। ऑक्साइड बेटा O2 नेगेटिव जब होता है ना, इसको हम कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। ये O2 नहीं है, सॉरी, इसको हम कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। जब O2 नेगेटिव होता है तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं पर ऑक्साइड। जब O2 नेगेटिव होता है तो इसे हम कहते हैं बेटा सुपर ऑक्साइड। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सुपर ऑक्साइड। अब यहाँ पे एक और भी चेंजेस हो सकती है। आपने नहीं सर मैं इसको अगर यूँ कर लूँ O1 नेगेटिव तो तब ये पर ऑक्साइड है, नहीं सर अगर मैं इसको कर लूँ O1/2 तब भी ये सुपर ऑक्साइड है। तो अब इसमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके पास ऑप्शन पहले वाला -1 गिवन है, ये वाला गिवन है, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन बन जाएगा, ये नहीं हो सकता। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या है बेटा, जो सुपर ऑक्साइड का वो ये वाला है। जनरल नॉलेज के लिए इसको जहन में रख लें, इस तरह के MCQ आपके सिलेबस में डायरेक्टली तो एप्लीकेबल नहीं है,
तो इसलिए माइंड में रख लें, पता होना चाहिए। अच्छा जी, कौन सा कंपाउंड जो है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा? बेटा याद रखिएगा, अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर अल्काइन, फिर आपके पास बेंजीन है, फिर अल्केन। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे? मोस्ट एक्टिव है तो इथीन हो जाएगा। ईथर कौन सा फिनोमेना शो करते हैं बेटा? ईथर होते हैं ये वाले, तो इनके इर्द गिर्द जो ना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है अक्सर, तो ये आपके पास मेटामॉरिज्म शो करते होते हैं। ये बड़ा ज़रूरी जो ना एमसीक्यूज़ है। अच्छा बेटा, पहले पूरा पेपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें आपके सिलेबस के रेलेवेंट कौन सी चीज़ है। पहला, सॉरी ये तो पिछले चैप्टर में भी, पिछले पेपर में भी आया था, जब मतलब सॉरी अगले में, क्योंकि 2024 में आया था, तो उसमें भी तो था ये जी, बिल्कुल था डिस्कस। ये वाला सिलेबस में नहीं है, ये वाला सिलेबस में नहीं है, ये वाला है जी। अमोनिया, मीथेन और वाटर का AB4 टाइप मालिक्यूल में बिलोंग करते हैं। हालांकि टेक्निकली ये AB4 टाइप मालिक्यूल नहीं है, अब इनको खैर को नहीं गुस्सा नहीं करना, बट दे हैव डिफरेंट ज्योमेट्री। तो AB4 टाइप में बिलोंग ही नहीं करते, बेसिकली ये अलग अलग टाइप में बिलोंग करते हैं। AB4 के आगे सब टाइप्स हैं जिसमें लोन पेयर आता है, इसलिए उन्होंने AB4 लिख दिया। तो ये वाला बिलोंग करता है जी, आपके पास सिलेबस में है, ये भी है। यूनिट सेल का सिलेबस में नहीं है। अच्छा, डेंसिटी वाला पूछा हुआ है, लेकिन डेंसिटी बेटा हमारे पास पहला जो जनरल गैस सीक्वेंस थी उससे निकालते होते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। वाटर शो डिफरेंट बिहेवियर, अच्छा ये वाला है सॉरी, क्योंकि ये ग्लाइसरीन वाला केस में ना हमने इसको देखा हुआ था। वाटर शो डिफरेंट बिहेवियर के पास 4 क्वेश्चन जो है ना इनमें से हैं। हाउ कैन लिक्विड क्रिस्टल सिलेबस से निकला हुआ है, एंथैल्पी निकली हुई है, ये भी सिलेबस में नहीं है। कॉमन इन इफेक्ट अप्रोप्रिएट बेस्ट, ये वाला सिलेबस में है बेटे, ये वाला भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये भी है, ये भी है और ये नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है सिलेबस में वो इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ सबसे शॉकिंग न्यूज़, सबसे शॉकिंग न्यूज़, सबसे शॉकिंग न्यूज़ वो उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि पास पेपर क्यों करा रहे हैं, पास पेपर से कौन सा कुछ आ जाना है। बेटा हाइब्रिडाइजेशन 24 में लॉन्ग था, यस सर था, इधर भी है। बट सुनो, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वाई इज देयर अ नीड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ है। वहाँ मालिक्यूल क्या थे? वहाँ मालिक्यूल थे CH4, वहाँ मालिक्यूल क्या था? BCl2, यहाँ मालिक्यूल चेंज हो गया। तो इतना काम तो बनता है नहीं, इतना हक बनता है उनका, यार क्या हो गया। अच्छा बफर, अगेन बफर का क्या बड़ा क्वेश्चन जो है ना, बफर का आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। और इंटरेस्टिंगली आपके पास ये वाला क्वेश्चन जो है क्या है, हाउ मच दिस विल बी फाउंड बाय दिस एंड दिस। दो मैसेज दिए हुए हूँ, सर ने क्या कहा था, क्वेश्चन होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। तो नाउ 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2024 में रिपीट हुए। इट मीन्स 2025 में, अब मैं वो अब वीडियो में बताऊंगा पूरा इसमें क्या है, यहीं बता दूंगा तो फ़ायदा ही नहीं, मज़ा नहीं आएगा आपको, क्योंकि जो चीज़ अलग से डिटेल में बताई जाए उसको आपको सुनते भी हैं। सो चलते हैं जी हम आगे। सेकंड ईयर की बात करें बेटा, सेकंड ईयर में जो आपके पास पहला क्वेश्चन है ना, जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज अलॉन्ग द पीरियड बट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, या वो कहता है कि Mg इज ग्रेटर देन Al। सर जी ये तो पिछले चैप्टर में भी था, या सॉरी 2024 में था, एग्जैक्टली था। अच्छा जी, राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद, या आप कंसिडर कर सकते हैं, मैं इसको नहीं कर रहा कंसिडर। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजेंस एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है सिलेबस में। CO2 हमारे पास डायरेक्टली सिलेबस में नहीं पढ़ता, ये ना उसमें अलग से डिस्कशन है इसकी। बैलेंस का कोई चक्कर नहीं है, ये वाला भी नहीं है। या ये वाला क्वेश्चन बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, एक फंक्शनल ग्रुप और एक होमोलॉगस सीरीज, इनके रेलेवेंट अक्सर क्वेश्चन आ जाता होता है पेपर में। तो मैं अब ये करता हूँ, कुछ छोड़ो वही उसी वीडियो में बताऊँगा। ये वाला आपका टर्मिनल अल्काइन का सिलेबस में नहीं है बेटा, आपका अल्काइन के डिस्कशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ऑफ प्रोपीन, इसके आपका सिलेबस में है, और ये भी आपके सिलेबस में है।
नेक्स्ट बेटा यूज़ ऑफ राइट द यू सॉरी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन यूज़ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन। अच्छा, इसमें आपको ये भी सिलेबस में नहीं है, ये बेसिकली इसको ना ब्रेक करते होते हैं। इसके अलावा रिड्यूसिंग क्लेमेंसन वुल्फ किश्नर नहीं है। रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड, बेटा देखो एसिड हैलाइड का रिएक्शन इसके साथ मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि ये आपके पास एसिड हैलाइड होता है, इसका रिएक्शन इसके साथ रिपीट हुआ है अगले साल रिपीट हुआ है बेटे। ये सिलेबस में नहीं है क्योंकि हमारे पास नॉट रेजन नहीं है। हाँ, ऑल द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी को है। स्मोक और उसकी एप्लीकेशन बाकी सिलेबस में आपके पास बड़ा नहीं है, इसलिए हम उनको नहीं डिस्कस करते। सो अभी तक आपको एक चीज़ तो होगी कि सर थम्स अप। हाँ, नेक्स्ट बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का लॉन्ग क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, ये भी आ सकता है आपका भी। बाकी इसके अलावा जो ना आपका कोई भी ये अल्कोहल फिनोल का ये डिफरेंस आप नहीं कर सकते, आपके सिलेबस में नहीं है। इसका मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको मिल गया। लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिल गया ना, उनको प्रायोरिटी बेस पे आपने तैयार करना है। अब जो आपके दिल की बात कि सर डिस्कशन तो असल हल की तरफ होती है ना, आप हल करें, क्वेश्चन को हल करें, पेपर को हल करें, फिर मज़ा आए। परसेंटेज यील्ड गिवन है बेटा 80%। आपको इक्वेशन भी गिवन है। आपसे पूछता है कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ AlCl3 विल बी एक्चुअली ऑब्टेन्ड। इसका मतलब आपके पास परसेंटेज यील्ड दी हुई है, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है एक्चुअल। सर समझ नहीं आया था, उन्होंने तो एक्चुअल यील्ड पूछी हुई थी। एक्चुअल यील्ड तो गिवन होती है ना, आपको पता है कि एक्चुअल यील्ड गिवन होती है, उन्होंने तो पूछा हुआ था। तो अब मैं कैसे करता या मैं कैसे करती? तो भाई सिंपल सी बात है, हम इसको कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। नाउ देखो भाई, परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या है? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से मैं अगर एक्चुअल यील्ड निकालूँ, एक्चुअल यील्ड शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय थ्योरेटिकल यील्ड, बस सिंपल सी बात है। तो अब आपको क्या चाहिए इसको पूरा सॉल्व करने के लिए? सर बात तो आपकी सही है, लेकिन पूरा सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? यस, हमें चाहिए थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड निकालना तो मसला नहीं है ना, थ्योरेटिकल यील्ड आप निकाल लेंगे। तो आपके बेटा एल्यूमिनियम के क्या दिए हुए हैं? मोल्स दिए हुए हैं। तो आपका पहला स्टेप तो ख़त्म हो गया ना, कि मैथ से मोल निकालने वाला तो ख़त्म है ना कॉन्सेप्ट। आप क्या करो, एल्यूमिनियम मेटल से, यानी कि आप लिखोगे यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आपने बैलेंस केमिकल को इक्वेशन को यूज़ किया 2Al3CO2, द मोल रेशो इज Al और AlCl3 की जो मोल रेशो है वो 2:2 है, 1:1 है। तो क्या बन जाएगा 3.7:3.7, यानी कि 2 का 2, 1 का 1, 3.7 का 3.7। तो बेटा 3.7 का 3.7 होता है, तो आप 3.7 से इसका मैथ निकाल दो। तो मैथ ऑफ AlCl3 मोल्स इनटू मोलर मैथ। एल्यूमिनियम का बड़ा होता है 27, याद कर लें, ठीक है। क्यों याद कर लें भाई? क्योंकि आपको उन्होंने ना 1 to 20 एलिमेंट्स के दिए होते हैं, मोल्स नंबर ऑफ, वो क्या कहते हैं, देखो ना 20 एलिमेंट्स के दिए हुए हैं। एल्यूमिनियम का हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन याद कर लो क्या हो गया। तो आपके पास क्या है बेटा 27 और यहाँ से 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3, अल्टीमेटली इसका जो ऑप्शन आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 133 आएगा, 133 पॉइंट समथिंग। तो 2.7 मल्टीप्लाई बाय 133.33 ग्राम्स वगैरह वगैरह। तो यह आपके पास आंसर आएगा, बल्कि 2 नहीं है 3 है बेटा, यहाँ 3.7 है ना, यस। तो अल्टीमेटली आपके पास जो है ना वो आंसर आएगा 493.33, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना किसका आ गया बेटा, मैथ ऑफ AlCl3।
जो कि थ्योरेटिकली पॉसिबल था। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आ गई थ्योरेटिकल यील्ड। तो अब इसके अंदर पुट कर दें, एक्चुअल यील्ड इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है भाई, 493.33। तो ये अल्टीमेटली आपके पास 394.67 ग्राम आपके पास क्या ये बड़ा एक्चुअल यील्ड है। ये इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इजीली ये हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में क्यों दिया हुआ है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे हो सकता है, क्योंकि एक स्टेप छोड़ा हुआ है ना उन्होंने, इसलिए हो सकता है। मीथेन, अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल आर AB4 टाइप बट दे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अल्लाह बख्शे एग्जामिनर को। आप बेटा लिखेंगे यहाँ एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, बल्कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी, ज्योमेट्री ऑफ a molecule depend on its electron pairs। ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो ये आपने स्टेटमेंट दे दी, तो आप कहेंगे सिंस CH4 molecule has no lone pair, so its geometry is tetrahedral होती, इनकी भी टेट्राहीड्रल ही है, लेकिन इन्होंने जो ना उसको थोड़ा सा बिगाड़ा हुआ है, शेप डिफरेंट होती है बेटे। यहाँ पे लिखेंगे अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैज़ one lone pair on nitrogen, so its geometry is distorted tetrahedral, और आप इसको क्या कहोगे बेटा, pyramidal कहोगे। ठीक है, फिर आप वाटर के लिए लिखोगे वाटर मॉलिक्यूल हैज 2 lone pair on oxygen, so its geometry is distorted tetrahedral और bend and V shape। ये जब भी लिखेंगे इसको शेप लिखेंगे बेटा, ठीक है, pyramidal शेप, बेंड और वी शेप, क्योंकि शेप किसके ऊपर डिपेंड करती है, शेप बॉन्ड पे ऊपर डिपेंड करती है। टेक्निकली तो ये सवाल के अंदर कुछ आपको लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ग्लिच हैं, ये यानी कि कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट है, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इनको खुद नहीं पता कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो बिलोंग करता है AB2E2 से, अमोनिया का AB3E से बिलोंग करता है, ये AB4 से बिलोंग करता है। गिव रीज़न विद द स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर बेटा यहाँ पे आप ड्रॉ कर लें, क्योंकि रीज़न तो हमने बता दिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बाकी रह गया। लोन पेयर शो करें यहाँ पे, और वाटर का भी यहाँ पे जो है ना वो स्ट्रक्चर शो कर दें। आप ऐसे ना शो करना चाहें तो आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, या ऑक्सीजन के साथ ऐसे करना चाहें तब भी कोई इशू नहीं। ठीक है, हाँ नहीं करना तो ऐसे नहीं करना कि ऐसे बनाओ और दरमियान में ऐसे किया हो आपने, ठीक है, ये वाला काम नहीं करना। प्रैक्टिकली एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट बाय यूजिंग द। प्रैक्टिकली एक्सप्लेन का मतलब है कि पहले देखो ना, हमने पढ़ा था ना इसका 270 बॉइलिंग पॉइंट होता है, आई गेस 270-80 होता है। इसको हम जो है ना वो इसका प्रेशर बढ़ा के, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा के इसको 210 पे जो है ना वो हम बॉयल करते होते हैं, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट हम काट सकते हैं। ये मैंने डिस्कस किया हुआ है, पहले भी दिया हुआ आपके नोट्स के अंदर। अच्छा, नोट्स आपको मिल गए होंगे ना सारे, अगर आपको नहीं मिले तो इसके वीडियो के कमेंट में चेक कर लें, आपको पूरी बुक के नोट्स इंशाल्लाह उसी के अंदर मिल जाएंगे। कैंटाप के बच्चे ने कही थी बुक चाहिए उससे, मैंने वो भी उसके अंदर ऐड कर दिए।
और वो जो फ्रेमवर्क है ना जो आपका SLO का है, कौन सा टॉपिक शामिल है कौन सा नहीं है, वो मैंने फ्रेमवर्क भी उसके अंदर ऐड कर दिया, नोट्स वाले फोल्डर में ही कर दिया था। तो वाटर शो डिफरेंट बिहेवियर, क्योंकि वाटर के अंदर क्या होता है बेटा, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो आप वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बेस पे उसकी बिहेवियर को स्टडी करेंगे। ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं, हमें मज़ीद डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। नाउ हाँ भाईजान, ये बात याद रखें, जिस तरह हमारे महान मोल साहब हैं, यील्ड है, वेस्पर है, अब क्या ही बताऊं, सारा इधर ही, वो कहते हैं ना कि सारी स्कीम इधर बता दूंगा, फिर अगली वीडियो में क्या बताऊंगा। तो वो ये इसके साथ बेटा आपके पास कॉमन आइन इफेक्ट, कॉमन आइन या KSP, भाई ये दोनों बहन भाई में से कोई एक आता ही आता है, ठीक है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा ही आएगा। जिस तरह क्या होता है कि फॉर एग्जांपल बारिश हो, धूप हो, छाँव हो, कुछ भी हो, आंधी तूफान, बारिश, सहरा, कुछ भी हो, एक बच्चा, दो बच्चे ऐसे होते हैं और एक टीचर, दो टीचर ऐसे होते हैं जिन्होंने हमेशा कॉलेज आना होता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी दो ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा पेपर में आना होता है, मतलब अदली बदली करके, कभी KSP आ जाता है, कभी कॉमन आइन इफेक्ट आ जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि कॉमन आइन इफेक्ट ऑपरेट्स बेस्ट इन द प्योरिफिकेशन ऑफ KClO4 एंड प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl, जस्टिफाई विद द केमिकल रिएक्शन इन ईच केस। अच्छा बेटा, यहाँ मैं आपको बता दूँ, आप खुद भी कर सकते हैं, जो एनालिसिस मैंने करके आपको देनी है ना, अब अगली वीडियो में, अगली मतलब इसके बाद मॉडल पेपर की वीडियो होगी, उसके बाद आपके पास फाइनल टच जो है ना, इस्लामी टच आपको मिल जाएगा। आपने 2016 से लेके 2024 तक के पेपर देखने हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, फिर आपने उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस और भी देखते हैं, जो कि किसी भी चैप्टर का जो ना वो क्या होते हैं, मेन चैप्टर उनके इर्द गिर्द घूम रहा होता है। फॉर एग्जांपल मोल के बगैर तो स्टाइकियोमेट्री का चैप्टर करना तो फजूल है, हो ही नहीं सकता। KC के बगैर आपका वो चैप्टर हो ही नहीं सकता, इक्विलिब्रियम का। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बगैर आपका पूरा चैप्टर नहीं हो सकता, आपको आता नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, वो आपको कोर टॉपिक डिसाइड करना पड़ते हैं। बाकी बेटा क्या ही कह सकता हूँ, एक्सपीरियंस के हवाले से, एक्सपीरियंस आपका उस तरह से तो होनी है, लेकिन यह कि चलो को नहीं देख लेंगे। हाँ, आपको फिर देखना पड़ता है कि पंजाब टेक्स्ट बुक में भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक से ना मेरा काफ़ी ज़्यादा इंट्रैक्शन रहा है, तकरीबन 2015 से मैंने शुरू किया था पढ़ाना, और 20 तक मैं पढ़ाता रहा हूँ। और फिर आ गया था फेडरल में, मतलब फेडरल साथ साथ चल रहा था, लेकिन जो मेन मेरा फोकस था वो उस तरफ था। जब से फेडरल में आया उसके बाद फिर ऐसा मज़ा है कि वापस पंजाब में जो है ना वो, फिर पंजाब में पढ़ाता रहूँ मैं यहाँ कैंपसेस का नाम नहीं ले सकता, इंडी-टेस्ट के जहाँ मैंने पढ़ाया और बाकी चीज़ें, तो वो पिंडी इस्लामाबाद वाले अच्छी तौर पे जानते होंगे बच्चे। तो चलिए, डिस्कशन बड़ी लंबी होगी, इसकी तरफ मैं आ जाऊँगा। इसके मैं आपको ना वीडियो बना दूँगा, आपको खुद मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इफ़ यू वांट टू डू तो आप कर सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं। Common effect operate best in the purification of KClO4 and purification of NaCl, justify the chemical reaction in each case। बट आप तो पहले ना क्वेश्चन को तोड़ा करो। यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, प्योरिफिकेशन ऑफ KClO4, यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl, लिख दें हेडिंग बना के। प्योरिफिकेशन ऑफ KClO4। अच्छा बेटा, मैं आपको एक सिंपल सी बात आपसे पूछता हूँ कि अगर आप एक लाइब्रेरी में जाएं और लाइब्रेरी में एक बहुत सारे किताबों का पहाड़ हो, और आपको आप लाइब्रेरियन से पूछें कि अच्छा आंटी, मतलब जो भी हैं, कि आंटी आप हमें बताएं कि, बल्कि आंटी नहीं कहते होते, मैम आप हमें बताएं कि इसमें से जो ना बुक ढूंढनी है मैं फर्स्ट ईयर की, तो कैसे ढूंढूँ? कहते ये पूरा ढेर लगा हुआ है बेटा, यहाँ से निकाल लो। तो क्या ये पॉसिबल होगा आपके लिए कि वहाँ से निकाल लें? तो नहीं पॉसिबल। इसी तरह जब आप एग्ज़ाम में लिखते हैं ना, एक ही पेन, वो सुबह सुबह जाएंगे कि कहेंगे अंकल ये 10 रुपये का पेन दें, वो पेन बल्कि अंकल से भी नहीं लेंगे, किसी दोस्त से मांग लेंगे, यार तेरे पास एक पेन होगा, पेपर देना है, पेपर पेन उससे लिया, सारा पेपर उससे करके आए, कोई हेडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बस
फिर वो ना एक ढेर टाइप होता है इस तरह का, उसमें से एग्जामिनर को ढूंढना पड़ता है कि अच्छा XYZ बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, ज़रा मैं इसको ढूंढूँ कि आया कि भाई साहब ने एग्ज़ाम जो जो दिया हुआ है क्या यहाँ से मुझे आंसर मिल सकता है। लेकिन वही लाइब्रेरियन अगर आपको, जो कि लाइब्रेरियन करते हैं, आपको सलीके से अलग अलग कैबिन बनाए हुए उसने, उसमें लिखा हो 11th क्लास लिखा हो, यहाँ 12th क्लास लिखा हो, वो आपको कहेगी अच्छा बेटा आप जाएँ 11th क्लास की अलमारी में और जो फ्रंट रो पे ना टॉप पे केमिस्ट्री का होगा, वहाँ से केमिस्ट्री की बुक निकाल लें। तो फिर क्या होगा, फिर आपके लिए आसानी होगी। तो इसलिए पेपर में जिस प्रॉपर अगर हेडिंग बनती हैं, ये नहीं कि ज़बरदस्ती बनानी है, अगर बनती हैं तो बना के आना है ताकि एग्जामिनर को पता लगे अच्छा इसने प्योरीफिकेशन ऑफ, अच्छा इसने प्योरीफिकेशन ऑफ KClO4 लिखा है, इसने प्योरीफिकेशन ऑफ NaCl लिखा है, तो इसका मतलब है कि इसको पता है कि ये। फिर बेटा जो ना कुछ बच्चे अच्छा रेड कलर का इस्तेमाल नहीं करना, ग्रीन कलर का इस्तेमाल नहीं करना, ये बच्चे बहुत बड़ी गलती करते होते हैं, लाल पीला करके आ जाते हैं। येलो कलर का भी नहीं इस्तेमाल करना, ब्लू और ब्लैक, ब्लू और ब्लैक, ठीक है। पॉइंटर कर लें आप, पेंसिल कर लें, कच्ची पेंसिल नहीं करनी, लेड पेन वो कभी भी डायग्राम के लिए भी नहीं करनी, आप ब्लू और ब्लैक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ब्लू और ब्लैक का। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अच्छा आप यहाँ पे क्या कहेंगे, आप यहाँ पे कहेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ KClO4 is suppressed by adding KCl which provide common ion. As a result, KClO4 is separated. As a result, KClO4 is separated. ठीक है, बोल रहा हूँ बेटा उसके कर लें, मैं स्लो लिखूंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, फिर बच्चों को उसमें ऑब्वियसली कौन बच्चा इतना लंबा बैठ के बेचारा देखता रहे। तो क्या होगा, K पॉजिटिव और ClO4 नेगेटिव। मैं डायरेक्ट लिख के भी समझा सकता हूँ, लेकिन ये कि उसके लिए फिर वो उस तरह का मज़ा नहीं आता बच्चों को। मैं जो स्लो सेशन स्टार्ट किया हुआ ना, आपको पता है कि 8 बजे के टाइम पे एक स्लो सीरीज़ भी आ रही है जिसमें मैं बुक के साथ साथ उस चीज़ को पढ़ा रहा होता हूँ। तो वो एक स्लो सीरीज़ है, स्लो मीन स्लो। यहाँ बेटा क्या है कि पॉजिटिव आइन के लेबल करके यहाँ आप लिख सकते हैं कॉमन है। सिमिलरली यही स्टेटमेंट सारा कुछ लिखना है आपने NaCl के साथ, और आपने जो ना वो करना क्या है बेटा, और HCl यहाँ लिख ले कि यहाँ पे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव करना है, इसको लेबल करके क्या कर देना है, कॉमन आइन कर देना है। ठीक हो गया। तो इस तरह आपने एग्जामिनर को देखो पता लगेगा अच्छा इसने इक्वेशन लिखी हुई हैं, इसने कॉमन आइन शो किया हुआ है, इक्वेशन लिखी हुई है, कॉमन आइन शो किया हुआ है। दे डोंट केयर कि आपने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, अनलेस कि उनको भी पास ये वाला खाता ना हो। याद रखिएगा एग्जामिनर आया को ई चेकिंग करें या फिर आपकी नॉर्मल चेकिंग करें। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, अभी भी कुछ जो है ना हैं जो फ्रेंड्स ऐसे ही हैं जो कि जाके चेक करते हैं पेपर विद अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, दे नो कि ये गलत है ये ठीक है। क्यों? क्योंकि अब पेपर, अब मैं अब नाम नहीं लूँगा, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, मेरी तो लिखाई माशाल्लाह से गंदी है, उनकी मुँह से भी गंदी होती है, वो ना और करते क्या है कि वो ऐसे लिख के आते हैं। लिटरली आपको बना माई स्टूडेंट, उन्होंने ऐसे ही थे, मैंने बड़ी कोशिश की उनको इम्प्रूव करने की, तो वो इम्प्रूव हो भी गए थे। अब इसको वो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि छोटी छोटी चीज़ें आप लिख सकते हैं। लाइन आपकी ये है, लाइन आपको इजाज़त दे रही है आप इसको ऐसा प्रोडक्ट लिखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आपने क्या करना, कुछ बच्चे लिखते हैं ऐसे। मैं इनको डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं जैसे ये बता रहा हूँ कि आप एग्जामिनर के लिए इस पूरे ढेर में से ढूंढना मुश्किल होता है, सिमिलरली को इसमें से उसको पढ़ना मुश्किल होता है। तो पेपर प्रेजेंटेशन स्किल थोड़ा सा साथ साथ मैं बता रहा हूँ, इसको साथ साथ देखते रहें। लिखाई कोई गंदी का मसला नहीं होता, मेरी अपनी भी लिखाई कोई बहुत ख़ास नहीं है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बच्चों की होती है, इसमें कोई मसला नहीं होता।
कंसिडर द फॉलोइंग गैस फेज रिएक्शन। अब उन्होंने बता दिया गैस फेज का मतलब है कि ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। राइट, 3 चेंजेस दैट वुड ड्राइव द इक्वेशन। बड़ा याद रखिएगा, जब उसने 3 चेंजेस किए ना तो एग्जाम में एग्जामिनर आपका ऐसे नंबर देगा। अच्छा, उसने 1 चेंज बताया 1 नंबर दूंगा, 2 चेंज बताया 2 नंबर दूंगा, और अगर उसने 3 चेंज बताया 3 नंबर दूंगा। तो इसका मतलब क्या कि प्रेजेंटेशन के दौरान आपने लिखना है चेंज नंबर 1, चेंज नंबर 2, चेंज नंबर 3। बल्कि इसको ABC कर लें, आपका इसी पैटर्न में ये भी आ रहा होता है ना, ABC कर लें, या इसको 1 2 3 भी कर सकते हैं, कोई मतलब। तो पहले देखो बेटा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पहले आप जो है ना प्रेशर का इफेक्ट कर लो। आप प्रेशर क्या बेटा, प्रेशर आप लिखोगे हाई। क्यों सर हाई क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ के कितने मोल हैं बेटा 2, यहाँ कितने मोल हैं 1। हाई प्रेशर से हाई मोल से लो मोल की तरफ जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे बाय इंक्रीजिंग प्रेशर the reaction will move toward the product side। ब्रैकेट में लिखना है कि हाई मोल टू लो मोल। सेकंड बेटा, अब प्रोडक्ट किस में, प्रोडक्ट में क्या है, हीट प्रोडक्ट में है, सॉरी। तो अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो वापस आ जाएगा। तो यहाँ सेकंड कंडीशन लिखोगे लो टेम्परेचर। यहाँ लिखना है सिंस रिएक्शन इज क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक है। सो अब क्या होगा कि अब होगा बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर द रिएक्शन विल मूव टुवर्ड द प्रोडक्ट। फिर बेटा अब आपके पास एक ही रह गया कंसंट्रेशन का चेंज। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे Cl2 को ऐड कर सकते हो या SO2 को ऐड करवा दो। लेट्स से आप यहाँ करते हो एडिशन ऑफ SO2। तो ये देखोगे ना कि एडिशन ऑफ SO2 विल इंक्रीज रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट को इंक्रीज करेगी तो रिएक्शन किस तरह मूव करेगा बेटा, फॉरवर्ड की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसको साथ साथ लिख लें तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। पॉइंट ये है कि अगर आप लिखते हैं पैराग्राफ की सूरत में, तो एग्जामिनर विल हैव टू फाइंड द 3 पॉइंट्स कि पॉइंट किधर है, मैं इसको नंबर दूं। ठीक हो गया। सो आप उसको अच्छे से चीज़ों को आपने क्या करना है, अच्छे से उसे जो है ना वो कर। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में मैं ही मेहमान आ जाता हूँ। यहाँ पे ना मलेशिया में एक खाने के मिलते हैं, उबले चावल की होती है, इनको नासी कहते हैं उनको, उबले चावल होते हैं। उसके साथ आप बाकी चीज़ें जो ना फिश कर लें या बाकी चीज़ें मिला के यहाँ की इनकी डिश है। तो अगर आप ये करें कि भाईजान एक बंदे को प्लेट में उबले चावल दें, उसके ऊपर सब्ज़ी डाल दें, उसके ऊपर शोरबा डाल दें, सारा कुछ डाल के उसके सामने लें, वो परेशान हो जाएगा कि इसमें डाला क्या क्या हुआ है। बजाय इसके कि आपके पास क्या हो, एक बड़ी सी जो ना प्लेट हो, उसके अंदर सेक्शन बने हुए हों, और यहाँ पे आप रखें चावल और यहाँ पे आपने कोई मिक्स चीज़ें जो ना उसको रख दी हैं। अब उसे पता है कि इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो अब खाने की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि मतलब कॉमन यहाँ पे ना, तो क्या होता है कि जब आप पेपर में सवाल हल करके आते हैं ऐसे, तो आपका सवाल ठीक होता है, लेकिन एग्जामिनर आपको दो नंबर दे रहा होता है। लेकिन जब आप ऐसे करके आते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपके नंबर कम हो। ब्रीफली एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। बेटा याद रखना रिप्रेजेंटिंग एनर्जी ग्राफ डायग्राम आ जाए तो आपने ग्राफ ड्रॉ करना ही करना होता है। ग्राफ नहीं ड्रॉ किया तो फिर मसला हो जाएगा। आप हेडिंग देंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ऑन एक्टिवेशन एनर्जी, आपने हेडिंग दी, आपने ग्राफ बड़ा प्यारा सा ड्रॉ करना है। इसमें कहना है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी है विद आउट कैटलिस्ट, और ये एक्टिवेशन एनर्जी है क्या बेटा, विद कैटलिस्ट। ये एक्टिवेशन एनर्जी है क्या बेटा, विद कैटलिस्ट। यहाँ मेंशन करेंगे द कैटलिस्ट
lower the activation energy, lower the activation energy, lower the activation energy by changing the path, by changing the, सीधी बात, नो बकवास, सीधा सीधा आपने इसके ये लाइन लिख दी, ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ग्राफ में आपके पास दो चीज़ें लाइन में करनी है, इधर बड़ा लिखनी है एनर्जी और इधर लिखनी है आपने रिएक्शन पाथ। रिएक्शन को RXN आपने एग्जाम में नहीं लिखना। अच्छा, एग्जाम में एब्रीविएशन को अवॉइड करना है, एब्रीविएशन को बड़ा अवॉइड करना है। क्या मतलब? बिटवीन, जिस तरह आपने लिखा होता है फॉर यू, ठीक है, इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को आप एग्जाम में लिखेंगे तो फिर एग्जामिनर केमिस्ट्री के पेपर में बर्दाश्त कर जाएगा, शायद कर जाए, लाजमी नहीं है, लेकिन यही गलतियाँ आपकी जब मेंटेन रहेंगी तो आपकी इंग्लिश तो गई नहीं। सर हम वहाँ पे ना कॉन्शियस रहते हैं इंग्लिश में, हाँ, जब टाइम ख़त्म हो रहा होता है ना तो वो सारी कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाती है। फॉर रिएक्शन NO2CO NOCO2, आपको पता है ओवरऑल रिएक्शन जो है वो ये है। रेट इसका क्या है बेटा? रेट इसका क्या है? तो हम लिखेंगे कि बाय, कहते हैं मैकेनिज्म प्रपोज करें, बाय यूजिंग रेट इक्वेशन। एक चीज हमें पता लग गई, क्या बेटा? पहला पॉइंट ये पता लग गया, द रिएक्शन इज मल्टी स्टेप। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि टाइम कम लगे, ये एब्रीविएशन, ठीक है। द रिएक्शन इज मल्टी स्टेप। मल्टी स्टेप मतलब मोर देन वन स्टेप, जिसमें ये वाला जो रिएक्शन है बेटा वो क्या है? ये है स्लो स्टेप। इसका मतलब स्लो स्टेप में क्या है कि स्टेप नंबर 1 जो है, जो कि RDS है, इसमें 2 NO2 इन्वॉल्व हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब NO2 CO2 तो बना नहीं सकते, वो NO ही बनाएंगे। एक प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बेटा? NO। बाकी देख लो क्या है इसमें। तो बाकी इसमें क्या है कि इसमें एक N चला गया, एक ऑक्सीजन चला गया, यहाँ से एक ऑक्सीजन बच गई, इसके साथ मिला दो। ये बेटा आपकी याद है ना, ये आपकी एग्जाम्पल है। यस सर, ये हमारी एग्जाम्पल है, तो क्या टेंशन है फिर? एग्जाम्पलें आ रही हैं तो फिर तो अल्टीमेटली क्या होगा बेटा? ये बनाएगा CO2 और क्या बनाएगा? NO2। तो ये आपके पास क्या होगा बेटा? स्टेप 2। ये पहले वाला क्या स्टेप होगा बेटा? स्लो, लिखना ज़रूरी है। दूसरे वाला क्या होगा? फास्ट। ओवरऑल रिएक्शन आपने लिखना है, लिख सकते हैं, इसको आप शो कर सकते हैं कि अच्छा ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये भाई साहब, इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। ओवरऑल आपके पास जो है ना वो क्या है? N2 + CO गिव्स CO2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ना 2 दफ़ा आया है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन फाइंड करना आपका 2 दफ़ा आया हुआ है। पंजाब कॉलेज में भी जिन बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था उनके ये प्री बोर्ड में भी आया हुआ था, ठीक है। तो मैंने शेयर भी किया था अपने व्हाट्सएप चैनल पे, मैं देखता हूँ मुझे मिल गया दोबारा, मैं आपसे शेयर कर दूँगा। तो पहला तो क्वेश्चन सिंपल है ना कि ब्रीफली डिस्क्राइब द फैक्टर। ये मैंने नोट्स में दिया हुआ है, ये मैंने अपने नोट्स से ना वो छापा मारा है। तो इसके अलावा बेटा क्या है कि कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एथेनॉल। अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एथेनॉल फाइंड करने के लिए बेटा सबसे ज़रूरी है आपको एथेनॉल की इक्वेशन आनी चाहिए। एथेनॉल C2H5OH प्लस कंबशन क्या होती है सर? ऑक्सीडेशन होती है। यस, ये बना CO2 प्लस क्या बना? H2O। अब सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ पे जो है ना वो इसको बैलेंस करना है। ये याद रखना, जितने कार्बन होते हैं उतने कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, जो हो गया 2। जितने हाइड्रोजन होते हैं उसका हाफ वाटर बनते हैं, ये कितना हो गया? 3। फिर इसका अलग से फार्मूला है, लेकिन आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। इसमें जो क्या यहाँ पे कितने बेटा? यहाँ पे 1 है और ये कितने हो गए? 3, ये 4 और ये कितने बेटा? 7। तो अगर ये 6 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएंगे, ख़त्म। अब आपको क्या करना है बेटा? अब आपको इस इक्वेशन के लिए एंथैल्पी फाइंड करनी है। आपको डेल्टा H चाहिए इस इक्वेशन के लिए। गिवन क्या है? इसकी फॉर्मेशन गिवन है बेटे, इसकी फॉर्मेशन गिवन है, इसकी फॉर्मेशन गिवन है।
मतलब कि अगर मैं इनकी फॉर्मेशन को किसी तरीके से ऐड कर लूँ तो मुझे ये पता चल सकता है। तो पहले फॉर्मेशन क्या होती है बेटा, पहले फॉर्मेशन को हम समझ लेते हैं। फॉर्मेशन, कोई भी मॉलिक्यूल अपने एटम के फॉर्मेशन का मतलब है कि कार्बन जो है, यहाँ लाइन लगा लूँ, क्या पता वो जगह इस्तेमाल करनी पड़ जाए। कार्बन अपने सॉलिड स्टेट में, हाइड्रोजन अपने गैस स्टेट में और ऑक्सीजन अपने, बैलेंस साथ ही कर लेता हूँ, आसानी हो जाएगी। मॉलिक्यूलर गैस स्टेट में क्या बनाता है बेटा, C2H5OH बना रहा होता है। यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 है। तो इस सारी इक्वेशन को अगर मैं गौर से देखूं तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। सॉरी, ये वाला भी साथ साथ बैलेंस करना भारी पड़ गया। तो अब इसमें क्या है, दोबारा कर लेता हूँ बैलेंसिंग, वो थोड़ा सा ना आपको भी समझ आ जाएगी। तो ये जो कार्बन था बेटा, यहाँ पे कार्बन जो है वो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 1 है तो इसलिए हम इसको हाफ से करेंगे तो 2 का हाफ बन जाएगा। इसके लिए बड़ा वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, इसके लिए दी है 277 किलो जूल पर मोल माइनस में दी हुई है। वेरी गुड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना होगा, कार्बन सॉलिड से और ऑक्सीजन से बना होगा बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी वैल्यू 393 दी हुई है किलो जूल पर मोल। वाटर किससे बना होगा बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होगा। अच्छा, फॉर्मेशन के लिए हमेशा इनके 1 मोल लेते होते हैं, इसलिए इसको 2 नहीं कर सकते, हम इसको हाफ करेंगे। तो ये इक्वेशन बेटा हमें दी हुई है, ये हमने कुछ भी नहीं किया, हमने इसका डाटा खाली लिखा है। अब सर इसको यूज़ कैसे करना है, देखो देखो देखो, सिंपल सी बात है। कार्बन डाइऑक्साइड इधर की प्रोडक्ट में है, जी सर प्रोडक्ट में है, वेरी गुड। ये प्रोडक्ट में है जी, ये भी प्रोडक्ट में है, इसका मतलब इनको चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये क्या है बेटा, ये है रिएक्टेंट में, ये सॉरी यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट में, यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट में। इस इक्वेशन को कर दो उल्टा, कर लो उल्टा सम्राट, इसको चेंज कर लो। तो एक इक्वेशन हमारी चेंज होके आ गई, C2H5OH gives 2 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन प्लस हाफ O2 गैस। अच्छा सर, यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं, 2, तो इसका मतलब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। यस, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ बेटा, 2 के साथ। इस इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ। तो 2 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन गैस है, मिलके बनाए 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है बेटा, गैस है। अच्छा, इसके लिए जो हीट चेंज है वो कितना है, इसके लिए सेम है ना, लेकिन सेम रहेगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा बेटा, साइन इसका हो जाएगा चेंज, ये बन जाएगा 277 प्लस में आ जाएगा। इसके लिए साइन चेंज नहीं होगा, बट 1 मोल के लिए 393 था, तो 2 मोल के लिए कितना होगा, डबल करना पड़ेगा। तो ये बेटा आ जाएगा माइनस, माइनस से सेम रहेगा, कोई इक्वेशन हमने चेंज नहीं की, 787। यस, अब इसके लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 3 मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं 3 मोल से मल्टीप्लाई, हमें क्या टेंशन। तो आपके पास क्या है बेटा, 3H2 प्लस 3/2O2 गिव्स 3H2O। फिर इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 285.8 को 0.8 है, गैस 5 है 0.5 है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या होगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 857। तो ये -857 आ जाएगा। जब हम ओवरऑल इक्वेशन लिखेंगे, ओवरऑल इक्वेशन ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब ये कैसे बनेगी वो हम देख लेते हैं। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या बनी, C2H5OH प्लस 3O2 गिव्स 2CO2 प्लस 3H2O। इन सब वैल्यू को बेटा जो ना करें, ऐड कर लें, -857 माइनस ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड होंगी, उसमें से ये माइनस कर लेंगे, अल्टीमेटली आपके पास आंसर आ जाएगा
डेल्टा एच ऑफ क्या है बेटा, कंबशन ऑफ जो है ना फाइंड किया आपने, तो आपके पास आ जाएगा -13671.4 किलो जूल पर मोल। तो अब आपको इसका ना समझना है कि इसका प्रोसेस क्या है, क्योंकि बच्चे देखो, आपको मैं कहूँ ना कि ये 15 क्वेश्चन है, ये याद कर लो, आपके एग्जाम में आ जाएंगे, तो वो ऐसा कोई सिलसिला नहीं होता। मैं ये कह सकता हूँ ये 15 कॉन्सेप्ट हैं, इनके रेलिवेंट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये 5-6 टाइप के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो वो हो सकता है। इस तरह आपको बेटा एथानॉल की जगह आपके एग्जाम में वो दे दे एथानोइक एसिड, आप तो गए ना फिर, क्योंकि आपने तो एथानॉल याद किया हुआ था। मैं तो एथानॉल याद करके गया था सर वहाँ, तो उन्होंने एथानोइक एसिड दे दिया, मेरे तो कॉन्सेप्ट ही ख़राब हो गए सारे। तो वो आपके कॉन्सेप्ट ख़राब नहीं हुए, बल्कि कॉन्सेप्ट बने नहीं थे, आपने याद किया हुआ था। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट बनाना है क्या, आपको पहले लिखना है बेटा इसकी इक्वेशन, वो इक्वेशन जो कि इसी कंबशन में होती है। फिर जो जो आपको फॉर्मेशन दी हुई है ना, उसके 1 मोल लिखने, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल लिखे, इसके भी 1 मोल ही लिखे, इनके 1 मोल लिखे। तो 1 मोल लिखने से क्या हुआ, आप इजीली उसको, जब आपने 1 मोल लिखा, जस्ट अ सेकंड, जब आपने 1 मोल लिखा बेटा, तो 1 मोल लिखने से क्या हुआ कि आपको वो एग्जैक्ट अमाउंट आ गई। अब आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितने मोल चाहिए, जितने मोल चाहिए उनसे इसको मल्टीप्लाई कर दो। बस एक काम करना है, जो इसकी फॉर्मेशन है ना, जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, उस इक्वेशन को करना है अपोजिट, यानी कि प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कर देना है, और उसका साइन भी कर देना है चेंज। यहाँ माइनस साहब इसको हमने क्या कर दिया प्लस, उसको आप ऐड कर लें, बस खत्म, इसमें क्या बात है। तो आपके पास क्या आ गया बेटा, प्रोडक्ट। इसमें इक्वेशन भी मैंने पढ़ाई हुई थी, डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, उससे भी आप कर सकते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं, उसके भी आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इस लॉ की एप्लीकेशन से। कल कराया था 2024 का पेपर, देखो उस पेपर में इस पेपर में डिफरेंस क्या है। उस पेपर में पूछा हुआ था कि अच्छा बताएं कि ग्रुप पीरियड नंबर 3 के जो एलिमेंट्स हैं उनमें ट्रेंड कैसा होता है, और यहाँ क्या पूछा हुआ है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का पूछा हुआ है। गिव रीजन फॉर दिस एनॉमलस ट्रेंड। तो बच्चे देखो, पहले आपने लिखना है ट्रेंड। सर वो सारा ट्रेंड लिखेंगे, नहीं 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 नहीं, आप लिखना है ट्रेंड। आप जनरलाइज कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो कि ग्रुप नंबर 2A ग्रेटर देन है किसके अंदर बेटा, ग्रुप नंबर 3A से, यानी कि मैग्नीशियम किससे है बेटा, ग्रेटर एल्यूमिनियम से। नीचे आप लिख देंगे हेडिंग रीजन, 2 मैंने बताई थी बेटा। रीजन नंबर 1 लिखेंगे कंप्लीट वैलेंस शेल ऑफ, तो आप इसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के बताएंगे कि इसमें S2 होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है कि ये स्टेबल होता है, ये अगर स्टेबल है तो इसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। दूसरा आप लिखेंगे कि इंस्टेबिलिटी ऑफ इनकम्प्लीट p ऑर्बिटल, P1 क्या कह लो कि P ऑर्बिटल कह लो, कि आप कहो कि P1 जो है ना वो क्या है, लेस स्टेबल है, तो वो फटाफट निकल जाएगा कि उसके पीछे क्या, उसको मिल रहा है, उसको पीछे डुप्लेट मिल रहा है। 2 रीज़न मैं कल डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, जिन्होंने देखा है उनको सारा कुछ आइडिया है। नहीं देखा है 2 रीज़न आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। टेक्स्ट, डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, तो क्या कहता है, आओ तो मैं ऑक्सीडाइज करूँ, मीन्स ऑक्सीडेशन किसी की करवाने वाला, यानी कि जिस किसी से इलेक्ट्रॉन छीनने वाला। इलेक्ट्रॉन कौन छीन सकता है, याद है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी हाई, जिसका साइज क्या हो छोटा, इसका ट्रेंड क्या होगा बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप यहाँ लिख सकते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, यहाँ ऊपर हेडिंग देंगे ट्रेंड की कि स्ट्रेंथ क्या है, फैक्टर एफ अफेक्टिंग पहला लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा उसकी जो है ना वो क्या है बेटा, पावर ज़्यादा। दूसरा फैक्टर लिख देंगे साइज, जिसका साइज कम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और उसका अल्टीमेटली
ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा। अच्छा जी, फंक्शनल ग्रुप, इसकी इंपॉर्टेंस, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं भाई, ये तो आप कर लेंगे। फंक्शनल ग्रुप की इंपॉर्टेंस जो ना मैं आपको करवाता हूँ। फंक्शनल ग्रुप मैंने क्या कहा था बेटा, किसी भी, मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, 24 घंटे का कोर्स पढ़ाया हुआ है, 24 आवर का, जिसमें 12 घंटे का तकरीबन आपकी सारी ऑर्गेनिक कवर है, ठीक है। ऑर्गेनिक का पूरा मैंने कोर्स कवर किया हुआ है, इंक्लूडिंग नॉमेनक्लेचर, इंक्लूडिंग एक्सरसाइज, हर चीज़ डिस्कस की हुई है। एक बल्कि एक बच्चे ने क्वेश्चन भी किया हुआ था, मैंने वो भी डिस्कस किया हुआ है उसके अंदर। सो क्या कह सकते हैं, पहला बेटा इंपॉर्टेंस है वो है नॉमेनक्लेचर के लिए ज़रूरी होता है कि बेस फॉर नॉमेनक्लेचर है, नेमिंग के लिए होते हैं, असी मलक होने हैं, आरई होने हैं, राज्य होने हैं, सैयद होने हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। वो सारे के सारे क्या हैं, वो एक नाम की बेस पे ना, ये आपकी कास्ट होती है। जैसे इंसानों में कास्ट सिस्टम है, इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप का सिस्टम है। दूसरा बेटा जो ना, ये साइट ऑफ रिएक्टिविटी होती है। हम तो खूबसूरत हैं ही है ना, क्योंकि हम फलानी कास्ट से हैं, ठीक है। तो उसकी बेस पे क्या है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक को मतलब शो कर रहे होते हैं लोग। इसके बाद बेटा जो है वो क्या था, क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि मतलब ये सारे अल्कीन हैं, ये वाले सारे जो ना ये अल्काइन है, ये सारे जो ना वो क्या हैं, वो बेंजीन के रिश्तेदार हैं। तो इस तरह आप उसको क्लासिफाई करवा सकते हैं। अच्छा बेटा, प्रोपीन की हेलोजिनेशन, हेलोहाइड्रेशन और ये करवानी है। तो प्रोपीन की ही क्यों करवानी है, क्योंकि ये प्रोपीन क्या है बेटा, प्रोपीन एक थोड़ा सा बदतमीज़ किस्म का जो है ना वो क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि ये है अनसिमेट्रिकल। हेलोजिनेशन तो सिंपल है बेटा, Br2 इसके अंदर ऐड करवा दो, CCl4 की प्रेजेंस में लिखना ज़रूरी है, CS2 लिखो या CCl4 लिखो, इनर्ट सॉल्वेंट का होना ज़रूरी है बेटे। तो क्या होगी, CH3, अच्छा यहाँ अलग अलग नहीं ऐड होंगे, तो आप कोई मसला नहीं, आप दोनों को ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि दूसरा मॉलिक्यूल तो सिमेट्रिकल है ना, मसला ही नहीं। अच्छा HOCl, ओ हेलोहाइड्रेशन कहाँ से बनता है बेटा, Cl2 से और वाटर से। आप Br भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। नाउ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव। तो भाई पॉजिटिव वहाँ जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम होते हैं, सॉरी, नेगेटिव वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे, पॉजिटिव वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन क्या होंगे बेटा, ज़्यादा होंगे। तो ये वाला इधर आएगा और ये वाला इधर आएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है उसके केस में, इन द केस ऑफ, और इस केस में क्या होगा बेटा, हाइड्रोहेलेशन में तो ये तो पता है HBr का ऐड करना है, तो हाइड्रोजन ये 2 है, सॉरी, और ये केस में इधर आ जाएगा। इसमें कोई डायरेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सिंबल इसके प्रोडक्ट के नाम लिखना चाहिए, प्रोडक्ट के नाम लिख दें, अगर आपको नॉमेनक्लेचर पे ग्रिप है तो अच्छी बात है, होनी चाहिए। नेक्स्ट, राइट द प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी अमाइंस बाय यूजिंग प्राइमरी अल्काइल अमोनिया। देखो बेटा, आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हो, आप इसको पहले तो हेडिंग लो ना, पहले तो हेडिंग दो आप, ताकि एग्जामिनर को पता लगे भाई साहब बात कौन सी करने वाले हैं। टर्शियरी अमाइन बेटा RCl प्लस NH3, यहाँ नीचे इनके नाम लिख दें, तो RNH2 प्लस HCl याद होगा, RNH2 प्लस RCl, RNHR और प्लस HCl था बेटा। प्लीज़ फिर क्या था बेटा, इसको लिख दें कि ये क्या है बेटा, ये सेकेंडरी अमाइन है। फिर RNH R प्लस RCl, तो ये क्या हो जाएगा, RNR प्लस HCl। क्वाटर्नरी अमाइन नहीं बनाना, उन्होंने पूछा क्या हुआ, टर्शियरी अमाइन, तो इसको आप लिख दें कि दिस इज़ आ टर्शियरी अमाइन वगैरह, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देंगे कौन कौन से अमाइन है, यहाँ पे लिख दें, कल हाईलाइट है यहाँ पे अमोनियम लिख दें, तो ये आपके पास क्या होगा, सिंपल बन जाएगा। पढ़ा हुआ है हमने, इतना मसला तो नहीं है। नाउ यहाँ पे आपकी डिस्कशन हो जाती है ख़त्म। नाउ लेट्स मूव टू वर्ड
टुवर्ड व्हाट, टुवर्ड लॉन्ग क्वेश्चंस। बेटा हाइब्रिडाइजेशन, ये वाला तो आपको मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, बार बार क्या डिस्कस करना। ये वाला क्वेश्चन बड़ा ज़रूरी है बेटा। इसमें दो आपके पास क्या क्या गिवन है, मैसेज गिवन है, दो मैसेज गिवन है, तो दोनों के बल्कि मैंने करवाया भी हुआ है आपको ना उसमें। ये लिमिटिंग डायरेक्टर वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आप वो मेरी वीडियो देख लें प्लीज़, लिमिटिंग डायरेक्टर वाला की मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो इस वीडियो के कमेंट में भी ऐड कर दूँ, वो आप देख लें, क्योंकि ऐसे मज़ा नहीं आएगा। नेक्स्ट जी, इसके अलावा इनके केस में हमारे सिलेबस में क्या था, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है बेटा। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आपको स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की डेफिनेशन और पाँचों टाइप से एक्सप्लेन करनी होती है। ठीक हो गया। तो यहाँ तक बेटा अब हमारा जो है वो डिस्कशन चैप्टर नंबर पेपर नंबर 2023